आप सभी का हार्दिक स्वागत है टोटल फिलॉसफी यूट्यूब चैनल पर। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति का जन्म होता है और उसकी पहचान केवल उसके नाम से नहीं बल्कि उसके विचारों से होती है। जैसे कोई नदी शांत दिखती है लेकिन उसके भीतर बहाव की ताकत होती है, वैसे ही यह व्यक्ति भी साधारण दिखता है पर उसके भीतर इतिहास बदल देने वाली ऊर्जा होती है। यह कहानी है उस चाणक्य की जिसने केवल राजतंत्र नहीं बल्कि मानव मन की राजनीति को समझा और उसे बदलने की कला को जीवन बना लिया। एक समय था जब भारतवर्ष छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और प्रत्येक राज्य की सीमाएं केवल भूभाग तक सीमित नहीं बल्कि मनुष्यों के विचारों तक फैली थी। राजा अपने महलों में बैठते, प्रजा पर कर लगाते और धर्म के नाम पर अपने कर्मों को छिपाते। समाज के भीतर भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी थी कि उन्हें हटाने के लिए केवल क्रांति नहीं बल्कि बुद्धि की आवश्यकता थी। उसी समय एक बालक का जन्म होता है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वह सामान्य नहीं, विशेष है। उस बालक के जन्म के समय कुछ असाधारण घटनाएं हुई। कुछ लोग कहते हैं कि उसके शरीर पर असामान्य चिन्ह थे जिसे देखकर लोग भयभीत हो गए। कुछ कहते हैं कि उसके जन्म के बाद वातावरण में एक अजीब शांति फैल गई। कुछ कहते हैं कि एक ऋषि ने उसे देखा और कहा, यह बालक या तो राजा बनेगा या राजाओं को बनाएगा। इस प्रकार यह जन्म केवल एक व्यक्ति का नहीं, एक विचारधारा का भी था। चाणक्य का बचपन कठिनाइयों में बीता। उनके पास आराम नहीं था पर उनके पास प्रश्न थे। वे अपने आसपास की दुनिया को केवल देखते नहीं, समझते थे। जब कोई कहता कि राजा शक्तिशाली है तो चाणक्य पूछते, और वो शक्ति कहां से आती है? जब कोई कहता कि प्रजा हमेशा कमजोर रहेगी तो वे पूछते, क्या प्रजा को मजबूत नहीं बनाया जा सकता? उनका मन उन सवालों के लिए बना था जो दूसरों के लिए अजीब थे। जैसे बच्चा जो हर चीज को तोड़कर देखता है, वही असल में यह जानने की कोशिश कर रहा होता है कि चीज कैसे बनी है। वैसे ही चाणक्य भी जीवन को तोड़कर देखना चाहते थे ताकि वो फिर से सही ढंग से बनाया जा सके। चाणक्य शिक्षा के लिए तक्षशिला पहुंचे जहां ज्ञान की महान परंपरा थी। पर तक्षशिला केवल किताबों का केंद्र नहीं था, यह मनुष्य को समझने की प्रयोगशाला भी थी। वहां वे दर्शन, राजनीति, अर्थशास्त्र, युद्ध नीति, न्यायशास्त्र और मानव मन की कमजोरियों का अध्ययन करते। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने देखा कि ज्ञान केवल पढ़ने से नहीं, अनुभव से भी आता है। तक्षशिला में चाणक्य ने न केवल विद्या सीखी बल्कि जीवन को समझना भी सीखा। उन्होंने देखा कि मनुष्य स्वार्थी है और स्वार्थ का मार्ग कभी कभी सत्य का मार्ग भी हो सकता है। उन्होंने देखा कि समाज में शक्ति का असली स्रोत क्या है, धन, सेना या जनता का विश्वास। उन्होंने समझा कि जनता का विश्वास ही सबसे बड़ा हथियार है और यदि वह विश्वास टूट जाए तो सबसे बड़ी सेना भी केवल कागज का ढांचा बनकर रह जाती है। उनका दर्शन यथार्थवादी था। वे आदर्शों में नहीं, वास्तविकता में विश्वास करते थे। जैसे किसी बच्चे को यह समझाया जाता है कि दुनिया में बुराई है पर बुराई से डरकर नहीं, उससे समझदारी से लड़ना है, वैसे ही चाणक्य भी कहते थे कि दुनिया का सच कठोर है लेकिन अगर तुम बुद्धिमान बनोगे तो तुम उस सच को अपने पक्ष में कर सकते हो। फिर वह दिन आता है जब चाणक्य का जीवन एक निर्णायक मोड़ लेता है। नंद वंश का दरबार, जिसमें धन और वैभव की भरमार थी पर भीतर से खोखला और भ्रष्ट। चाणक्य वहां राज्य की बुराइयों को सुधारने के लिए गए लेकिन उन्हें अपमानित किया गया, उनके ज्ञान का मजाक उड़ाया गया, उनके विचारों को छोटा समझा गया। उस समय चाणक्य के भीतर केवल क्रोध नहीं बल्कि एक गहरा उद्देश्य जागा। यह क्रोध व्यक्तिगत नहीं था बल्कि सामाजिक था। चाणक्य ने देखा कि यदि इस तरह की व्यवस्था बनी रहेगी तो देश का भविष्य अंधकारमय होगा। उन्होंने यह नहीं सोचा कि केवल नंद वंश को गिराना है, उन्होंने सोचा कि व्यवस्था को बदलना है। और तभी उन्होंने चंद्रगुप्त को देखा, एक ऐसा युवक जो साधारण दिखता था पर भीतर से आग लिए हुए था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त में वह क्षमता देखी जो किसी सामान्य व्यक्ति में नहीं होती। उन्होंने उसे शिक्षा दी, उसे शक्ति दी, उसे संयम सिखाया और सबसे महत्वपूर्ण, उसे यह सिखाया कि शक्ति का उपयोग केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी होता है।
चंद्रगुप्त को चाणक्य ने यह भी सिखाया कि राजा का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अहंकार है। यदि राजा अपने अहंकार को नहीं नियंत्रित करता तो वह स्वयं अपने राज्य को नष्ट कर देता है। चाणक्य का दृष्टिकोण यह था कि राजा केवल कानून बनाने वाला नहीं बल्कि कानून का पालन करने वाला भी होना चाहिए। यदि राजा खुद नियमों को तोड़ता है तो जनता का विश्वास टूट जाता है और राज्य गिर जाता है। वे कहते थे कि यदि राजा सच्चाई को नहीं अपनाता तो उसके लिए दुनिया में कोई भी शक्ति काम नहीं करती। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को केवल युद्ध की रणनीति नहीं सिखाई, उन्होंने उसे जीवन की रणनीति सिखाई। वे उसे बताते थे कि युद्ध केवल तलवार से नहीं, विचार से भी लड़ा जाता है। वे कहते थे कि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता वह कभी भी वास्तविक शक्ति नहीं पा सकता। ये वह समय था जब चाणक्य ने अपने महान ग्रंथ अर्थशास्त्र की रूपरेखा बनानी शुरू की। अर्थशास्त्र कोई सामान्य किताब नहीं थी, ये राज्य की संरचना का गहन अध्ययन था। इसमें वे बताते थे कि राज्य का आधार क्या है और राज्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए। वे कहते थे कि राज्य का उद्देश्य केवल विस्तार नहीं बल्कि स्थिरता, न्याय और जनता का कल्याण होना चाहिए। अर्थशास्त्र में चाणक्य ने कर व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, विदेश नीति, सेना, प्रशासन और गुप्तचर तंत्र पर विस्तृत विचार लिखा। यह पुस्तक ये समझाती है कि कैसे राज्य को संचालित किया जाए ताकि वह मजबूत बने लेकिन जनता का शोषण न हो। यह पुस्तक बताती है कि शक्ति केवल हथियारों में नहीं, बुद्धि में होती है। चाणक्य के विचारों का सबसे बड़ा आधार मानव स्वभाव की समझ है। वे कहते थे कि मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी है, इसलिए राज्य को ऐसा बनाना चाहिए कि स्वार्थ भी व्यवस्था के अनुकूल हो। उन्होंने ये भी कहा कि समाज में यदि भ्रष्टाचार बढ़ता है तो केवल दंड से उसे खत्म नहीं किया जा सकता। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ऐसे नियम और ऐसे अधिकारी चाहिए जो स्वयं ईमानदार हों। चाणक्य का यह दर्शन आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था, क्योंकि आज भी मनुष्य का स्वभाव वही है, लालच, भय, अहंकार और शक्ति की चाह। इसलिए चाणक्य का विचार हमें यह सिखाता है कि यदि हम समाज को बदलना चाहते हैं तो हमें पहले अपने मन को बदलना होगा। और इसी कारण चाणक्य का जीवन केवल राजनीति की कहानी नहीं है, यह आत्मज्ञान की कहानी है। वे कहते थे कि यदि मनुष्य अपने भीतर की कमजोरी को नहीं समझेगा तो वह किसी भी बाहरी शक्ति को नियंत्रित नहीं कर पाएगा। चाणक्य की सोच का सबसे बड़ा रहस्य यह था कि वह सत्ता को केवल बाहरी शक्ति नहीं मानते थे बल्कि उसे एक आंतरिक अनुशासन के रूप में देखते थे। वे कहते थे कि अगर राजा का मन अशांत है तो उसका राज्य कभी शांत नहीं रह सकता। इसलिए वे चंद्रगुप्त को यह सिखाते थे कि सबसे पहले अपने मन को जीतना चाहिए, तभी दुनिया जीतने का अधिकार मिलता है। चाणक्य के लिए शिक्षा केवल विद्या नहीं थी, वह चरित्र निर्माण का माध्यम थी। मानते थे कि यदि व्यक्ति केवल ज्ञान रखता है पर उसे लागू नहीं कर सकता तो वह मूर्ख है। इसलिए वे चंद्रगुप्त को केवल युद्ध नीति नहीं बल्कि आत्मसंयम, समय की समझ और परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेने की कला भी सिखाते थे। वे कहते थे कि यदि राजा केवल अपने लाभ के लिए निर्णय लेता है तो वह एक दिन अकेला रह जाएगा, लेकिन यदि राजा जनता के हित को सर्वोपरि रखता है तो जनता उसे अपने अंदर समा लेती है। यह वह विचार था जिसने चाणक्य को राजा बनाने वाला नहीं, राज्य का निर्माता बना दिया। चाणक्य का दृष्टिकोण जीवन के हर क्षेत्र में स्पष्ट था। वे कहते थे कि राजनीति और नैतिकता अलग नहीं है, बल्कि नैतिकता का अर्थ ही सही राजनीति है। अगर राजनीति केवल शक्ति के लिए हो तो वह अधर्म बन जाती है, लेकिन अगर राजनीति का लक्ष्य समाज का कल्याण हो तो वह धर्म बन जाती है। यही चाणक्य का मूल संदेश था। धर्म और राजनीति को अलग करके नहीं देखा जा सकता। चाणक्य की महानता का एक कारण यह भी था कि वे समाज को केवल एक समूह नहीं बल्कि एक जटिल तंत्र मानते थे। वे जानते थे कि राज्य का हर हिस्सा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक हिस्से में कमजोरी होगी तो पूरे तंत्र में असंतुलन पैदा होगा। इसलिए वे प्रशासन को बेहद संगठित और अनुशासित बनाना चाहते थे। उनकी रणनीति केवल युद्ध में नहीं बल्कि युद्ध के पूर्व तैयारी में भी थी। वे कहते थे कि युद्ध का निर्णय पहले मन में हो जाता है, फिर मैदान में। इसलिए उन्होंने चंद्रगुप्त को यह सिखाया कि शत्रु की ताकत और कमजोरी को समझो, अपने संसाधनों का मूल्य समझो और फिर कदम बढ़ाओ। चाणक्य का मानना था कि शत्रु केवल बाहरी नहीं, भीतर भी हो सकता है। इसलिए उन्होंने गुप्तचर व्यवस्था को राज्य की रीढ़ माना।
पर यह गुप्तचर व्यवस्था किसी डर की मशीन नहीं थी, बल्कि राज्य की सुरक्षा के लिए एक जागरूक प्रणाली थी। उनका कहना था कि राजा को अपने राज्य की वास्तविक स्थिति पता होनी चाहिए, तभी वह सही निर्णय ले सकता है। चाणक्य के विचारों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे मानते थे मनुष्य स्वभाव से बदलता नहीं, इसलिए व्यवस्था को ऐसे बनाए कि मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्तियां भी व्यवस्था को नुकसान न पहुंचाएं। यह सोच अर्थशास्त्र में स्पष्ट दिखती है। वे कहते थे कि यदि आप कर बहुत अधिक लगाएंगे, प्रजा टूट जाएगी। यदि कर बहुत कम रखोगे तो राज्य की शक्ति कमजोर हो जाएगी। इसलिए उन्होंने संतुलन की नीति को सर्वोपरि माना। वे यह भी मानते थे कि राजा को अपने समय का सबसे बड़ा शत्रु अहंकार पर नियंत्रण रखना चाहिए। अहंकार वह रोग है जो राजा को अकेला कर देता है। चाणक्य बार बार चंद्रगुप्त को याद दिलाते थे कि सत्ता का मूल्य समझो, लेकिन सत्ता को अपना स्वभाव मत बनाओ। चाणक्य का जीवन इस बात का प्रमाण है कि व्यक्ति अपने अंदर की शक्ति को पहचानकर, अपनी सीमाओं को समझकर और अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ होकर किसी भी बाधा को पार कर सकता है। वे न केवल एक रणनीतिकार थे, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक भी थे। उन्होंने यह समझा कि मनुष्य का मन किस प्रकार काम करता है और उसी के अनुसार उन्होंने शासन की कला को व्यवस्थित किया। और यही कारण है कि चाणक्य आज भी केवल इतिहास नहीं, बल्कि वर्तमान का भी विचारक है। क्योंकि आज भी हमारे समाज में वही समस्याएं हैं: भ्रष्टाचार, असमानता, सत्ता की लालसा और जनता की अनदेखी। चाणक्य हमें यह सिखाते हैं कि समस्या का समाधान केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता, अनुशासन और विवेक है। उनकी शिक्षा हमें यह भी बताती है कि परिवर्तन बाहरी संघर्ष से नहीं, आंतरिक जागरूकता से शुरू होता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर की कमजोरियों को पहचानकर सुधार ले, तो समाज अपने आप बदलने लगता है। और इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पहलू है चाणक्य की राजनीति में नैतिकता। वे कहते थे कि यदि राजा नैतिक नहीं होगा तो राज्य का पतन निश्चित है। लेकिन वे ये भी समझते थे कि नैतिकता का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि कर्मों की शुद्धता है। इसलिए वे राजा को अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार रहने की शिक्षा देते हैं। चाणक्य के विचारों का प्रभाव केवल उनके समय तक सीमित नहीं रहा। उनकी सोच ने आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाया कि सत्ता का असली अर्थ क्या है। वह केवल सत्ता नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है। और यही विचार आज भी हमें प्रेरित करता है। चाणक्य का दर्शन यह मानता है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसकी अपनी ही कमजोरी है: लालच, अहंकार, आलस्य और भय। और यही कारण है कि उन्होंने राज्य को केवल बाहरी सुरक्षा की दृष्टि से नहीं, बल्कि आंतरिक स्थिरता की दृष्टि से भी देखा। वे जानते थे कि यदि राजा का मन भय से भर जाएगा तो वह निर्णय नहीं ले पाएगा। यदि राजा का मन लालच से भर जाएगा तो वह न्याय नहीं कर पाएगा। यदि राजा का मन अहंकार से भर जाएगा तो वह सुनने वाला नहीं रहेगा। इसलिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त को यही सिखाया कि मन की स्थिति ही शासन की स्थिति तय करती है। उनका मानना था कि शासन की सबसे बड़ी शक्ति जनता का विश्वास है। यदि जनता राजा पर भरोसा करती है तो वह राजा की एक मुस्कान पर भी जीवन दांव पर लगा देगी। लेकिन अगर जनता का विश्वास टूट जाए तो सबसे मजबूत किले भी केवल पत्थर बनकर रह जाते हैं। शासन की नींव को भरोसा माना। उन्होंने राज्य को एक परिवार की तरह समझा, जहां परिवार का सदस्य तभी मजबूत होता है जब उसमें विश्वास, प्रेम और अनुशासन हो। चाणक्य ने शिक्षा को राज्य का सबसे बड़ा हथियार माना। वे कहते थे कि जो व्यक्ति ज्ञान से सशक्त है, उसे नियंत्रित करना मुश्किल है। इसलिए उन्होंने शिक्षा का महत्व बढ़ाया और यह सुनिश्चित किया कि शिक्षा केवल शास्त्रों तक सीमित न रहे, बल्कि व्यवहार और विवेक तक पहुंचे। उन्होंने यह भी कहा कि जो व्यक्ति केवल पुस्तकों का ज्ञान रखता है लेकिन जीवन में उसे लागू नहीं कर सकता, वह अज्ञान ही है। चाणक्य का दृष्टिकोण समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए था: राजा, सैनिक, व्यापारी, किसान और साधारण प्रजा। वे जानते थे कि राज्य केवल राजा से नहीं, बल्कि पूरे समाज से बनता है। इसलिए उन्होंने प्रशासन को ऐसा बनाया कि प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका स्पष्ट हो और हर कोई अपने कर्तव्य को समझे। वे कहते थे कि यदि राजा अपने कर्तव्य से भटकता है तो राज्य गिर जाता है,
यदि सैनिक अपने कर्तव्य से भटकता है तो सीमा कमजोर होती है। यदि व्यापारी ईमानदारी नहीं रखता, व्यवस्था टूटती है। यदि किसान परेशान है तो अन्न की कमी होती है, और यदि प्रजा असंतुष्ट है तो विद्रोह उभरता है। इसलिए चाणक्य ने राज्य को एक संपूर्ण तंत्र माना, जहां हर हिस्सा महत्वपूर्ण है। चाणक्य के अनुसार न्याय वह शक्ति है जो राज्य को जीवित रखती है। न्याय का अर्थ केवल कानून नहीं, बल्कि सत्य और निष्पक्षता है। यदि न्याय बिकता है तो राज्य का ढांचा टूट जाता है। इसलिए चाणक्य ने न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाने पर विशेष बल दिया। उनका यह भी मानना था कि जो समाज अपने बुजुर्गों और विद्वानों का सम्मान नहीं करता, वह आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि बुद्धि और अनुभव ही समाज को सही दिशा दिखाते हैं। उन्होंने अपने समय में विद्वानों और शिक्षकों को सम्मान दिया और यह समझा कि समाज की उन्नति के लिए ज्ञान सबसे बड़ा आधार है। चाणक्य का दृष्टिकोण केवल सत्ता तक सीमित नहीं था, वह जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। वे कहते थे कि यदि व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासन नहीं रखता तो वह कभी सफल नहीं हो सकता। अनुशासन का अर्थ केवल नियमों का पालन नहीं, बल्कि समय की पाबंदी, लक्ष्य की स्पष्टता और कर्म की निष्ठा है। चाणक्य का जीवन स्वयं अनुशासन का उदाहरण था। उन्होंने सादगी से जीवन जिया और अपनी जरूरतों को सीमित रखा। वे जानते थे कि अत्यधिक विलासिता मनुष्य को कमजोर बनाती है। इसलिए उन्होंने अपने जीवन में साधु की तरह संयम को अपनाया, ताकि उनका मन स्पष्ट रहे और उनका विचार मजबूत रहे। चाणक्य की राजनीति में सबसे बड़ा सिद्धांत संतुलन था। वे कहते थे कि अत्यधिक शक्ति भी नुकसानदेह होती है और अत्यधिक कमजोरी भी। इसलिए राजा को संतुलन बनाकर रखना चाहिए, कभी कठोर, कभी कोमल, कभी दंड, कभी पुरस्कार, कभी युद्ध, कभी शांति। यही संतुलन राज्य को स्थिर बनाता है। वे यह भी जानते थे कि युद्ध हमेशा अंतिम विकल्प होना चाहिए। युद्ध में केवल सैनिक नहीं, समाज की आत्मा भी मरती है। इसलिए चाणक्य ने युद्ध को केवल तब उचित माना जब शांति से समाधान संभव ना हो। उन्होंने यह भी कहा कि युद्ध में जीत के बाद भी राजा को दया दिखानी चाहिए, क्योंकि दया से ही असली सम्मान मिलता है। इसलिए उन्होंने चंद्रगुप्त को यह सिखाया कि विचारों को नियंत्रित करना ही सबसे बड़ा धर्म है। चाणक्य का जीवन यह दिखाता है कि यदि मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को पहचान ले तो वह किसी भी बाधा को पार कर सकता है। वे केवल एक रणनीतिकार नहीं थे, बल्कि एक मनुष्य भी थे जिसने अपने भीतर की कमजोरी को समझा और उसे जीत लिया। चाणक्य की सबसे बड़ी ताकत यह थी कि वे सत्ता को केवल बाहरी शक्ति नहीं मानते थे, बल्कि उसे मन की शक्ति मानते थे। वे जानते थे कि यदि मन में भय है तो वह व्यक्ति जितना भी बाहरी रूप से शक्तिशाली दिखे, वह कभी स्थिर नहीं रह सकता। और यदि मन में लालच है तो वह व्यक्ति चाहे कितनी भी ऊंची कुर्सी पर बैठ जाए, वह अंततः गिरने के लिए ही बना है। इसलिए चाणक्य का पहला पाठ चंद्रगुप्त को यही था कि स्वयं को जानो, क्योंकि बिना आत्मज्ञान के कोई भी शासन नहीं चल सकता। हर छोटी से छोटी बात को समझ सके। वे कहते थे कि यदि राजा केवल महल की ऊंचाई देखता है और सड़क की गंदगी नहीं देखता, तो वह वास्तविकता से दूर हो जाता है। चाणक्य का मानना था कि राजा को प्रजा के दर्द का अनुभव होना चाहिए, तभी वह न्याय कर पाएगा। चाणक्य का दर्शन नैतिकता को केवल शब्द नहीं मानता था, बल्कि उसे व्यवहार में देखता था। वे कहते थे कि यदि राजा केवल पूजा पाठ करता है पर जनता को न्याय नहीं देता, तो वह धर्म का अपमान कर रहा है। और यदि राजा केवल शक्ति दिखाता है पर अपने कर्तव्य को नहीं निभाता, तो वह मानवता का अपमान कर रहा है। इसीलिए चाणक्य का दर्शन धर्म और राजनीति को अलग नहीं करता। उनके लिए धर्म वही है जो जीवन को सही दिशा दे। चाणक्य ने समाज को एक विशाल मशीन की तरह देखा। यदि मशीन का एक भाग भी खराब हो तो पूरी मशीन खराब हो जाती है। इसलिए उन्होंने प्रशासन की व्यवस्था को अत्यंत संगठित बनाया। उन्होंने ये समझा कि राज्य का हर अधिकारी एक भूमिका निभाता है, और यदि वह भूमिका सही ढंग से निभाई जाए तो राज्य मजबूत बनता है। लेकिन यदि अधिकारी भ्रष्ट हो तो वह राज्य की नसों में विष घोल देता है। इसलिए चाणक्य ने अधिकारियों के चयन में कठोरता रखी और उनके कर्तव्यों को स्पष्ट किया। उनका अर्थशास्त्र केवल धन की गणना नहीं था, वह
समाज का विज्ञान था। वे कहते थे कि धन का अर्थ केवल संपत्ति नहीं, बल्कि संसाधनों का सही उपयोग है। यदि राज्य के पास धन है, पर वह उसका उपयोग गलत दिशा में करता है, तो वह धन राज्य को खोखला कर देता है। और यदि राज्य के पास कम धन है, पर वह उसे सही दिशा में उपयोग करता है, तो वह राज्य को मजबूती से खड़ा कर देता है। चाणक्य के लिए अर्थशास्त्र का मूल लक्ष्य यह था कि राज्य को स्थिरता और सुरक्षा मिले और प्रजा को समृद्धि और न्याय मिले। चाणक्य यह भी समझते थे कि शक्ति केवल हथियारों से नहीं आती, बल्कि सूचना से आती है। इसलिए उन्होंने गुप्तचर व्यवस्था को राज्य की रीढ़ माना। पर यह गुप्तचर व्यवस्था किसी भाई की मशीन नहीं थी, यह राज्य की सुरक्षा का उपकरण थी। चाणक्य का मानना था कि यदि राजा को यह नहीं पता कि राज्य में क्या हो रहा है, तो वह निर्णय कैसे लेगा। और यदि राजा केवल खुशखबरी सुनता है, तो वो अंधा हो जाता है। इसलिए उन्होंने सूचना को सत्य और समय पर पहुंचाने को सर्वोपरि माना। चाणक्य का समाज में न्याय के प्रति दृष्टिकोण भी अत्यंत स्पष्ट था। वे कहते थे कि यदि न्याय देर से मिलता है, तो वो न्याय नहीं, अपमान है। इसलिए उन्होंने न्याय व्यवस्था को त्वरित और निष्पक्ष बनाने पर जोर दिया। उनका मानना था कि न्याय का डर अपराध को रोकता है, लेकिन न्याय की आशा समाज को जोड़ती है। इसलिए वे चाहते थे कि लोग न्याय के लिए शासन पर भरोसा करें, न कि अपने हाथ में न्याय लेने की कोशिश करें। चाणक्य के अनुसार राजा का सबसे बड़ा दुश्मन अहंकार है। अहंकार राजा को सुनने से रोकता है, और सुनने से रोकने वाला राजा अंततः गिरता है। इसलिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बार बार यह स्मरण कराया कि सत्ता क्षणिक है और उसे विवेक से उपयोग करना चाहिए। वे कहते थे कि यदि राजा अपने सिंहासन को अपना अधिकार समझेगा, तो वो उसे खो देगा, लेकिन यदि वो उसे एक जिम्मेदारी समझेगा, तो वो उसे बचा पाएगा। चाणक्य की शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि विचारों का नियंत्रण सबसे बड़ी शक्ति है। वे कहते थे कि मनुष्य का जीवन उसके विचारों से बनता है। यदि विचार सकारात्मक है, तो जीवन सकारात्मक होगा। यदि विचार स्वार्थी है, तो जीवन स्वार्थी होगा। और यदि विचार विवेकपूर्ण है, तो जीवन विवेकपूर्ण होगा। इसलिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त को केवल बाहरी नीति नहीं, बल्कि आखिरी अंदर की नीति भी सिखाई। चाणक्य का जीवन यह दिखाता है कि यदि व्यक्ति अपने भीतर की कमजोरी को समझकर, अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहकर और अपने मन को नियंत्रित करके आगे बढ़े, तो वह किसी भी बाधा को पार कर सकता है। वे केवल एक रणनीतिकार नहीं थे, बल्कि एक शिक्षक थे, जिन्होंने मानवता को यह सिखाया कि सत्ता का असली अर्थ केवल शक्ति नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है। चाणक्य का दृष्टिकोण यह था कि राजा को केवल बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति की भी आवश्यकता होती है। वे जानते थे कि यदि राजा का मन भय से घिरा हुआ है, तो वह निर्णय नहीं ले पाएगा, और यदि मन लालच से भरा है, तो वह अन्याय करेगा। इसलिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सबसे पहले यह सिखाया कि स्वयं को नियंत्रित करना ही सबसे बड़ी कला है। वे कहते थे कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है, वही किसी भी परिस्थिति में स्थिर रह सकता है। मनुष्य का मन नदी की तरह है। यदि उसे बिना बांध के छोड़ दिया जाए, तो वह अपने रास्ते खुद चुनता है और कभी कभी विनाश भी ला सकता है। लेकिन यदि उसे सही दिशा में मोड़ा जाए, तो वह जीवन को सिंचित कर सकता है। चाणक्य ने यही बात चंद्रगुप्त को समझाई। राज्य को एक नदी की तरह नियंत्रित करना है, ताकि वह जीवन दे, विनाश नहीं। चाणक्य का जीवन स्वयं अनुशासन का उदाहरण था। वे अपने जीवन में सादगी और संयम को अपनाते थे, क्योंकि वे जानते थे कि भौतिक विलासिता मनुष्य को कमजोर बनाती है। इसलिए वे अपने लिए बड़े भवन, भव्य वस्त्र या भौतिक सुख नहीं चाहते थे। उनका सुख केवल इस बात में था कि उनके विचार समाज को दिशा दे रहे हैं। वे जानते थे कि यदि व्यक्ति अपने भीतर की शुद्धता खो देगा, तो उसके विचार भी दूषित हो जाएंगे। चाणक्य की राजनीति का केंद्र न्याय था। वे कहते थे कि यदि राज्य में न्याय नहीं है, तो वह राज्य नहीं, केवल एक समूह है। न्याय का अर्थ केवल दंड नहीं, बल्कि सत्य की प्रतिष्ठा है। यदि राजा सत्य को नहीं अपनाता, तो राज्य की नींव कमजोर हो जाती है। चाणक्य ने न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया। उनका यह भी मानना था कि राज्य का सबसे बड़ा शत्रु भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार केवल धन का नुकसान नहीं,
बल्कि समाज की आत्मा का क्षरण है। इसलिए उन्होंने अधिकारियों के चयन में कठोरता रखी और उन्हें ईमानदारी के साथ कर्तव्य निभाने की शिक्षा दी। उन्होंने यह भी कहा कि यदि अधिकारी भ्रष्ट हो तो वह राज्य को भीतर से खोखला कर देता है और कोई बाहरी शत्रु भी उसे नहीं तोड़ सकता। चाणक्य के लिए शक्ति केवल सेना या धन नहीं था, बल्कि संगठन था। वे जानते थे कि यदि समाज एक संगठित तंत्र में बदल जाए तो वह अपने भीतर की शक्ति से किसी भी संकट को पार कर सकता है। इसलिए उन्होंने प्रशासन को इस तरह व्यवस्थित किया कि प्रत्येक अधिकारी का कर्तव्य स्पष्ट हो और हर स्तर पर जवाबदेही हो। उनका अर्थशास्त्र केवल कर और धन की व्यवस्था नहीं था, बल्कि यह समाज की संरचना का विज्ञान था। वे कहते थे कि यदि राज्य के पास धन है पर वह सही दिशा में उपयोग नहीं हो रहा तो वह धन राज्य को कमजोर कर रहा है, और यदि राज्य के पास कम धन है पर वह उसे सही दिशा में उपयोग कर रहा है तो वह राज्य को मजबूत बना रहा है। धन को उपयोग के रूप में देखा, न कि लालच के रूप में। चाणक्य ने यह भी समझा कि राज्य का सबसे बड़ा समर्थन उसकी जनता है। यदि जनता खुश है तो राज्य मजबूत है, यदि जनता दुखी है तो राज्य कमजोर है। इसलिए उन्होंने यह सिखाया कि राजा को प्रजा के दर्द को समझना चाहिए। राजा का महल ऊंचा हो सकता है, लेकिन यदि उसके अंदर के लोगों की जिंदगी कठिन है तो वह महल केवल एक दिखावा बनकर रह जाएगा। चाणक्य के विचारों में यह भी स्पष्ट है कि मित्र और शत्रु स्थायी नहीं होते, बल्कि हित स्थायी होता है। इसलिए वे कहते थे कि विदेश नीति में भावनाओं से अधिक विवेक की जरूरत होती है। यदि किसी राज्य से संबंध बनाने से लाभ होता है तो संबंध बनाए, और यदि किसी संबंध से नुकसान होता है तो उसे तोड़ना भी बुद्धिमानी है। लेकिन साथ ही वे यह भी चेतावनी देते हैं कि हित के नाम पर आत्मसम्मान को नहीं खोना चाहिए। चाणक्य का जीवन यह दिखाता है कि यदि व्यक्ति अपने भीतर की कमजोरी को समझकर, अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहकर और अपने मन को नियंत्रित करके आगे बढ़े तो वह किसी भी बाधा को पार कर सकता है। वह केवल एक रणनीतिकार नहीं थे, बल्कि एक शिक्षक थे जिन्होंने मानवता को यह सिखाया कि सत्ता का असला अर्थ केवल शक्ति नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है। और इस यात्रा में अब हम चाणक्य के जीवन के और भी गहरे पहलुओं में उतरेंगे, क्योंकि उनके विचारों का असर केवल उनके समय तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आज भी हम उनके शब्दों में अपनी दुनिया को देख सकते हैं। चाणक्य का दर्शन यह समझाता है कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति स्वयं का नियंत्रण है। वे कहते थे कि यदि व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता तो वो किसी भी बाहरी शक्ति से हार जाएगा। मनुष्य का मन अगर भय, लालच या क्रोध से प्रभावित हो जाए तो वो निर्णय लेने में अक्षम हो जाता है। और यही कारण है कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सबसे पहले यह सिखाया कि मन की शांति ही शासन की शांति है। उन्होंने यह भी बताया कि यदि राजा का मन शांत रहेगा तो उसका राज्य शांत रहेगा, और यदि राजा का मन अशांत होगा तो राज्य में अशांति फैल जाएगी। इसलिए चाणक्य ने अपने जीवन में आत्मनियंत्रण को सबसे बड़ा धर्म माना और अपने शिष्य को भी यही शिक्षा दी कि सत्ता के साथ सबसे पहले स्वयं का नियंत्रण आना चाहिए। चाणक्य का यह मानना था कि शिक्षा केवल ज्ञान का संचय नहीं है, बल्कि व्यवहार की क्षमता है। वे कहते थे कि यदि किसी व्यक्ति के पास कितनी भी बड़ी शिक्षा हो लेकिन वो उसे जीवन में लागू नहीं कर सकता तो वो शिक्षा केवल शब्दों का ढेर है। इसलिए उन्होंने अपने समय में शिक्षा को व्यवहारिक बनाया और ये सुनिश्चित किया कि जो भी ज्ञान मिले वो व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाए। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य व्यक्ति को सत्य और विवेक की ओर ले जाना है, और यही कारण है कि चाणक्य ने अपने विचारों में हमेशा धर्म और राजनीति को अलग नहीं रखा, क्योंकि उनके लिए धर्म वही था जो समाज को सही दिशा दे और राजनीति वही थी जो समाज को संरक्षित करे। चाणक्य ने यह समझा कि राज्य केवल राजा की इच्छा से नहीं चलता, बल्कि समाज के हर व्यक्ति के कर्तव्य से चलता है। कि राजा का कर्तव्य केवल शासन करना नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग की भलाई सुनिश्चित करना है। यदि राजा केवल अपने महल में सुख भोगता है और प्रजा की समस्याओं को नहीं देखता तो वह राजा नहीं, केवल एक शासक बन जाता है। और यदि प्रजा का जीवन कठिन है तो राज्य की नींव कमजोर हो जाती है।
इसलिए चाणक्य ने प्रशासन में हर व्यक्ति की भूमिका को स्पष्ट किया और यह सुनिश्चित किया कि प्रत्येक अधिकारी अपने कर्तव्य को समझे और उसे ईमानदारी से निभाए। चाणक्य के अनुसार राज्य का सबसे बड़ा दुश्मन भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार केवल धन की चोरी नहीं, बल्कि समाज की आत्मा का क्षरण है। यदि किसी अधिकारी ने अपने पद का दुरुपयोग किया, तो वह केवल अपना लाभ नहीं कर रहा, बल्कि पूरे समाज को नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए चाणक्य ने अधिकारियों के चयन में कठोरता रखी और उनके कर्तव्य के प्रति जवाबदेही को अनिवार्य किया। उन्होंने यह भी कहा कि यदि राज्य में भ्रष्टाचार फैल जाएगा, तो सबसे मजबूत सेना भी राज्य को बचा नहीं पाएगी, क्योंकि भीतर से ही राज्य खोखला हो जाएगा। चाणक्य का अर्थशास्त्र केवल धन की गणना नहीं था, वह समाज के संरचना का विज्ञान था। वे कहते थे कि धन का अर्थ केवल संपत्ति नहीं, बल्कि संसाधनों का सही उपयोग है। यदि राज्य के पास धन है पर वह गलत दिशा में खर्च हो रहा है, तो वह धन राज्य को कमजोर कर रहा है। और यदि राज्य के पास कम धन है पर वह उसे सही दिशा में उपयोग कर रहा है, तो वह राज्य को मजबूत बना रहा है। चाणक्य के लिए अर्थशास्त्र का लक्ष्य यह था कि राज्य को स्थिरता, सुरक्षा और समृद्धि मिले और प्रजा को न्याय और सुख। चाणक्य की राजनीति में संतुलन का बहुत बड़ा महत्व है। वे कहते थे कि अत्यधिक शक्ति भी नुकसानदेह है और अत्यधिक कमजोरी भी। इसलिए राजा को संतुलन बनाए रखना चाहिए, कभी कठोर, कभी कोमल, कभी युद्ध, कभी शांति। यही संतुलन राज्य को स्थिर बनाता है। चाणक्य का मानना था कि युद्ध केवल अंतिम विकल्प होना चाहिए, क्योंकि युद्ध में केवल सैनिक नहीं, समाज की आत्मा भी मरती है। इसलिए उन्होंने युद्ध को केवल तब उचित माना जब शांति से समाधान संभव ना हो। और युद्ध के बाद भी राजा को दया दिखानी चाहिए, क्योंकि दया से ही असली सम्मान मिलता है। चाणक्य ने यह भी समझा कि शक्ति केवल हथियारों से नहीं, बल्कि सूचना से आती है। इसलिए उन्होंने गुप्तचर व्यवस्था को राज्य की रीढ़ माना। लेकिन यह गुप्तचर व्यवस्था किसी भय की मशीन नहीं थी, यह राज्य की सुरक्षा का उपकरण थी। चाणक्य का मानना था कि यदि राजा को यह नहीं पता कि राज्य में क्या हो रहा है, तो वह निर्णय कैसे लेगा। और यदि राजा केवल खुशखबरी सुनता है, तो वह वास्तविकता से दूर हो जाता है। इसलिए उन्होंने सूचना को सत्य और समय पर पहुंचाने को सर्वोपरि माना। चाणक्य का समाज में न्याय के प्रति दृष्टिकोण भी अत्यंत स्पष्ट था। वे कहते थे कि यदि न्याय देर से मिलता है, तो वह न्याय नहीं, अपमान है। इसलिए उन्होंने न्याय व्यवस्था को त्वरित और निष्पक्ष बनाने पर जोर दिया। उनका मानना था कि न्याय का डर अपराध को रोकता है, लेकिन न्याय की आशा समाज को जोड़ती है। इसलिए वे चाहते थे कि लोग न्याय के लिए शासन पर भरोसा करें, न कि अपने हाथ में न्याय लेने की कोशिश करें। चाणक्य के लिए मित्र और शत्रु स्थायी नहीं होते, बल्कि हित स्थायी होता है। इसलिए वे कहते थे कि विदेश नीति में भावनाओं से अधिक विवेक की जरूरत होती है। यदि किसी राज्य से संबंध बनाने से लाभ होता है, तो संबंध बनाए, और यदि किसी संबंध से नुकसान होता है, तो उसे तोड़ना भी बुद्धिमानी है। लेकिन साथ ही वे यह भी चेतावनी देते हैं कि हित के नाम पर आत्मसम्मान को नहीं खोना चाहिए। चाणक्य का जीवन यह दिखाता है कि यदि व्यक्ति अपने भीतर की कमजोरी को समझकर, अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहकर और अपने मन को नियंत्रित करके आगे बढ़े, तो वह किसी भी बाधा को पार कर सकता है। वे केवल एक रणनीतिकार नहीं थे, बल्कि एक शिक्षक थे, जिन्होंने मानवता को यह सिखाया कि सत्ता का असली अर्थ केवल शक्ति नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है। और यदि आप एक क्षण के लिए सोचें, तो चाणक्य का दर्शन हमें यह भी सिखाता है कि व्यक्ति की असली पहचान उसके कर्मों से बनती है। कर्मों का आधार उसके विचार है। इसलिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त को यह सिखाया कि विचारों को नियंत्रित करना ही सबसे बड़ा धर्म है। वे कहते थे कि यदि विचार सकारात्मक है, तो जीवन सकारात्मक होगा। यदि विचार स्वार्थी है, तो जीवन स्वार्थी होगा। और यदि विचार विवेकपूर्ण है, तो जीवन विवेकपूर्ण होगा। अब सोचिए, यदि हम अपने जीवन में चाणक्य की इस एक बात को अपनाएं कि मन की स्थिति ही जीवन की दिशा तय करती है, तो हमारा जीवन किस तरह बदल सकता है। यदि हम अपने मन को भय, लालच और क्रोध से मुक्त कर लें, तो हमारी निर्णय क्षमता कितनी मजबूत हो जाएगी। अब आप इस आवाज को सुनकर सोचिए, क्या हमारे अंदर भी चाणक्य जैसी दृढ़ता और आत्मनियंत्रण की शक्ति है?
क्या हम अपने मन को अपने लक्ष्य की दिशा में नियंत्रित कर सकते हैं? अगर आपको ये विचार अंदर तक हिला देने वाला लगे, तो आप इसे अपने जीवन में कैसे लागू करेंगे? क्या आप अपनी सोच को बदलकर अपने जीवन को बदल सकते हैं? और अगर आप चाणक्य की इस गहरी सोच को और भी विस्तार से सुनना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे टोटल फिलॉसफी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।